नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया बेल आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बंगाल का चुनाव अब परवान चढ़ने लगा है। हालांकि बंगाल का चुनाव सबसे बाद में होगा 23 और 29 अप्रैल को, और उससे पहले असम का चुनाव तो 9 तारीख को ही हो जाएगा, केरला का चुनाव भी 9 तारीख को हो जाएगा, पुडुचेरी का चुनाव भी 9 तारीख को हो जाएगा, तमिलनाडु को 23 को होगा और 23 और 29 को बंगाल है। लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों की दृष्टि बंगाल पर ही है, क्योंकि बंगाल ने ही एक प्रकार से इलेक्शन कमीशन को खुली चुनौती दी है। बाकी सब लोग तो जैसा इलेक्शन कमीशन कहता रहा वैसा वो करते रहे। तमिलनाडु और केरला ये दोनों ही विपक्ष के प्रदेश हैं, लेकिन विपक्ष के प्रदेश होते हुए भी उन्होंने एसआईआर में पूर्ण सहयोग किया और जो भी उसका निर्णय आया, जो भी उसका परिणाम आया, उसको सहर्ष स्वीकार किया। कोई हंगामा नहीं किया, कोई बंद नहीं किया, कोई धरना नहीं दिया, किसी प्रकार का कलेश नहीं किया। मोटी बात यह है। तो उसका परिणाम क्या हो रहा है? उसका परिणाम ये हो रहा है कि किसी भी ओपिनियन पोल मेकर के और किसी भी चुनाव विश्लेषक के रेडार पर ये बात कतई नहीं है कि साहब 12% 13% जो वोटर जो है वो कम हो गए हैं। भाई, लोग तो ये मानते हैं कि स्वाभाविक रूप से वोटर तो कम होना ही चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो लोग मरते जा रहे हैं उनका नाम हटे नहीं और जो नए आते जा रहे हैं उनका नाम जुड़ता जाए। ये कौन सा सिस्टम है? तो ये जो एसआईआर है, मुझे लगता है कि प्रति 10 वर्ष पर होते रहना चाहिए। लेकिन ममता दीदी ने पंगा लिया, बड़ा पंगा लिया, और बड़ा पंगा लेते लेते एसआईआर इतना डिले कर दिया कि आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन को फिर विशेष ध्यान देना पड़ा। पंगा थोड़ा बहुत बिहार में भी हुआ था, लेकिन वो पंगा जो था वो धरातल पर नहीं था, वो जो था वो सोशल मीडिया में अधिक था। लेकिन वो भी आसानी से निपट गया, कोई ऐसी विशेष दिक्कत आई नहीं। यहाँ तो ममता दीदी ने पहले दिन से ही असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया, और उस असहयोग के चलते सबसे पहले तो जो अधिकारी चाहिए वो नहीं दिए। जब अधिकारी भी दिए तो उसमें भी पता नहीं कितना हैरान किया। जब अधिकारी दिए तो अधिकारियों को तरह तरह से प्रभावित करने के प्रयास शुरू हो गए। उनको विशेष इंक्रीमेंट दिए जाने लगे, उनको विशेष सैलरी दी जाने लगी, 12 महीने की तनख्वाह 13 महीने की दी जाने लगी, इत्यादि इत्यादि। और एएसडीडी यानी कि पहला जो अपेक्षाकृत जो सरल उपाय था, एब्सेंट शिफ्टेड डेड और डुप्लीकेट वाला, वो पूर्ण होने के बाद जिसमें 58 लाख वोट कट गए, उस 58 लाख के विरोध में भी ममता दीदी खड़ी हो गई। बार बार कोलकाता हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। हस्तक्षेप कराने के लिए स्वयं पहुंच गई। स्वयं यानी कि आप जो है ममता दीदी स्वयं सुप्रीम कोर्ट में जाकर और वहाँ पर पैरवी करने लगी। तो सुप्रीम कोर्ट भी, मुझे लगता है कि वो भी इरिटेट हो गया। वो एक सीमा के बाद उसको भी ये लगने लगा कि ममता दीदी जो है वो हमें दबाने का प्रयास कर रही हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट को यदि लगे उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है तो वो तो कतई नहीं मानेगा। इलेक्शन कमीशन को भी खूब दबाने का प्रयास किया, नहीं हो पाया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी सारी बातें इनसे देर सवेर मनवाई ली। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट इतनी अच्छी तरह से समझ गया था कि कौन अधिकारी किस प्रकार का है, कौन व्यक्ति किस प्रकार का है। उनको यहाँ तक पता चल गया था कि भाई कौन कौन जो है वो बड़े हिस्ट्री शीटर है। तो जिस दिन घोषणा हुई उसी की अर्धरात्रि को चीफ सेक्रेटरी और डीजी चेंज कर दिए गए, बिना ममता दीदी को कॉन्फिडेंस में लिए। और ममता दीदी की अब ये स्थिति नहीं है कि वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ कह सके, क्योंकि उनको साफ दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उनके विरोध में जा रहा है। उसका एक ताज़ा उदाहरण आज ही सामने आया जब वहाँ कोलकाता में बन रही है जो ऑरेंज लाइन बन रही है, जो न्यू गारिया से लेके और एयरपोर्ट तक, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नेताजी सुभाष इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ तक जो बन रही है, उसके बीच में आ रही जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए उनको ट्रैफिक ब्लॉक चाहिए था 2 दिन के लिए। तो वो नहीं दे रही थी। लोग गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने दिन निर्धारित किए कि उस दिन जो है उनको ट्रैफिक ब्लॉक दिया जाएगा। तो उसके विरोध में ममता देवी सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने धर के लताड़ा
यहाँ तक कह दिया कि यू आर इन डेरिलिक्शन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। इसका अर्थ समझते हैं आप? इसका अर्थ यह है कि आप संविधान प्रदत्त उत्तरदायित्व तो नहीं निभा पा रही है, जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। यू आर इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके ऊपर प्रेसिडेंस रूल लगा दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि इस बार पत्ते बहुत अच्छी तरह से खेले ईसीआई ने। अब ईसीआई ने सारा जो परिवर्तन करना था वो करने के बाद में एक निर्देश जारी किया, एक 6 सूत्री निर्देश जारी किया है। वो 6 पॉइंट ऑर्डर ऐसा है कि ममता दीदी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। देखिए, इस समय पूरा प्रशासनिक तंत्र वो है जिसको ममता दीदी ने तरह तरह से प्रताड़ित किया, तरह तरह से साइडलाइन किया, तरह तरह से अलग थलग किया, और वो अच्छी तरह से जानता है कि भाई ये 2 महीने हमारे पास हैं, इन 2 महीनों के बाद में हमको यदि ममता दीदी वापस आती है तो हमको फिर से खुड्डे लाइन डाल देंगी, तो उनको कोई परवाह नहीं है। वो भय रहित होकर निष्पक्षता से अपना काम कर रहे हैं, और उनके लिए 6 सूत्र क्या है? 6 सूत्र सुन लीजिए आप। पहले तो मैं एक बार में बता देता हूँ, फिर उनकी व्याख्या करता हूँ। 6 सूत्र ये है कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं टॉलरेट की जाएगी, ना तो नो वायलेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड। नंबर 2, इंटिमिडेशन भी टॉलरेट नहीं होगा। इंटिमिडेशन मतलब वोटरों को धमकाया नहीं जाएगा। नंबर 3, इंड्यूसमेंट भी टॉलरेट नहीं होगा, वोटरों को लुभाया नहीं जाएगा, वोटर्स को लुभाया नहीं जाएगा। 3, चौथा, कोई छापेबाजी नहीं होगी। छापेबाजी का मतलब कोई बूथ जो है वो छापा नहीं जाएगा, किसी बूथ पर कब्जा करके और उसके ऊपर अपनी मर्जी से बटन नहीं दबाए जाएंगे, ये किसी प्रकार से नहीं होगा। और 5वां है कि भाई किसी भी तरह के बूथ जैमिंग नहीं होगी और किसी तरह की सोर्स जैमिंग नहीं होगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वायलेंस सब समझते हैं, हिंसा सब समझते हैं कि भाई हिंसा किस प्रकार से की जाती है। प्री पोल हिंसा होती है, पोस्ट पोल हिंसा होती है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने पहले ही जो प्री पोल और पोस्ट पोल हिंसा पुराने चुनावों में विशेषकर 2021 और 2024 में हुई है, उसके लिए जो भी अधिकारी उन क्षेत्रों में थे जहां इस प्रकार की हिंसा हुई है उनकी लिस्ट मांग के और उनके ऊपर कार्रवाई करने का कार्यक्रम आरंभ कर दिया है। तो पूरी पुलिस फोर्स जो है वो डरी हुई है कि भैया कल तो ममता बचा लेंगी, आगे क्या होगा। तो अब उनको केवल उसी पर निर्भर रह सकती है ममता दीदी, जो कि रिटायरमेंट के आसपास है। लेकिन ऐसे लोग भी ईसीआई की दृष्टि में है। इसलिए जो नए एसपी और नए डीएम और ये सब लगे हुए हैं ना, वो पूरे, चाहे वो पुलिस फोर्स हो और चाहे अन्य हो, उनको सबको तरीके से छांटा जा रहा है और हटाया जा रहा है। अभी महीना भर बाकी है भाई, महीना भर बाकी है पूरा। तो नो वायलेंस। दूसरा मंत्र क्या है? नो इंटिमिडेशन, धमकाया नहीं जाएगा। अब नहीं धमकाने के लिए भी लगभग जो है वो स्थिति या लगभग जो प्रक्रिया है वो तो वही है। नहीं धमकाए जाने के लिए क्या किया जाता है? पुरानी जो 107 सीआरपीसी हुआ करती थी, बीएनएस में शायद 123 है, 121 इस तरह से है कुछ। तो जो 107 सीआरपीसी में बॉन्ड लिया जाता है टू कीप द पीस, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, वो जितने भी आइडेंटिफाइड गुंडे हैं तृणमूल के, उनको सबको जो है वो पुरानी 107 सीआरपीसी नई बीएनएस में पूरी तरह से पाबंद कराया जा रहा है। पाबंद कराए जाने के साथ साथ जो और भी प्रक्रियाएं हैं जिनमें काफ़ी ढील हुआ करती थी, जैसे जो जिनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकले हुए हैं उनको अरेस्ट कराना, जिनके खिलाफ बेलेबल वारंट रहे हैं या जो इस प्रकार की इसकी प्रवृत्तियों में या इस प्रकार की हरकतों में लिप्त है, उनकी बेल कैंसिल कराना, ये सारे काम चल रहे हैं। और इस बार जो है वो बड़ी तत्परता से चल रहे हैं, और ऊपर से जो पूरी फौज है ऑब्जर्वर्स की, हर कॉन्स्टिट्यूंसी पर एक आईएएस अधिकारी है, और डीईओ भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स भी
वो भी बदल दिए गए हैं सारे, लगभग जो है वो डीईओ भी ऐसे बदल दिए गए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही अधिकतर डीईओ होता है कोलकाता में, के क्षेत्र को छोड़कर यहाँ पर अलग से बनाए जाते हैं। तो सारे डीईओ बदल दिए गए। यहाँ तक कि ममता दीदी का जो भवानीपुर जहाँ साउथ कोलकाता में आता है वहाँ का भी डीईओ बदल दिया गया। तो ममता दीदी बड़ी परेशान है। आज देखिए कि आज जिस समय हम बात कर रहे हैं और जिस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके 1-2 घंटे के अंदर जो पहली इनकन्सिस्टेंसी वाली जो लिस्ट है 60 लाख लोगों में से, वो 27 लाख लोगों की लिस्ट आज पब्लिश होगी, जिसके लिए जमात इस्लामी ने पहले से ही बंद का कॉल दे रखा है। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की हिंसा का समाचार नहीं आया है। सारे के सारे जो है वो टाइट हैं और टाइट लिप्ड भी हैं। अब तो हिंसा नहीं, फिर इंटिमिडेशन नहीं, इंड्यूसमेंट भी नहीं। अब इंड्यूसमेंट कैसे होता है भैया? पैसे दिए जाते हैं वोटरों को लोक लुभावनी योजनाएं बताई जाती हैं और शराब परोसी जाती है चुनाव के एक दिन पहले। तो ये रेगुलर काम है, वो रेगुलर तरीके से जो पहले ढिलाई से होते थे वो अब की स्ट्रांगली होंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि साहब नो छापा मतलब बूथ नहीं छपेंगे। उसके लिए जानते हैं क्या किया गया है? उसके लिए 100% कवरेज है इस बार वेबकास्टिंग का, और जो सेंसिटिव बूथ है उसमें जो है वो एक्स्ट्रा 3-3 कैमरे और लगाए गए हैं। और जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए जाते थे बूथ लेवल पे, उन सारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स को एक सेंट्रल लोकेशन पे करके और उनको इंस्ट्रक्शन ये है कि आप पूरी वेबकास्टिंग देखते रहोगे और पूरी वेबकास्टिंग में कहीं पे भी किसी प्रकार का आपको किसी भी प्रकार का घपला दिखाई पड़े, किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई पड़े तो तुरंत रिपोर्ट करोगे। और यदि आधे घंटे से ज़्यादा कोई कैमरा बंद हो गया तो वहाँ पर रीपोल ऑटोमेटिक है। फिर है बूथ जैमिंग आप जानते हैं, बूथ जैमिंग एक पुरानी तकनीक है। उसमें जो है वो रूलिंग पार्टी अपने वर्कर्स घुसेड़ देती है लाइन में, वो बहुत धीमे धीमे चलते हैं या फिर जाते हैं, बहुत लंबा समय लेते हैं वोटिंग करने में, जिससे कि लंबी लाइनें लग जाती हैं और लोग जो है वो आते हैं अपना वोट डालने और निराश होकर पहले ही निकल लेते हैं कि यार कौन वोट डाले, अभी 3 घंटा और लगेगा। वो बूथ जैमिंग नहीं होने दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सोर्स जैमिंग। ये नई बात है कि सोर्स जैमिंग के लिए ये रिपब्लिक आपके जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में प्रावधान है कि यदि आपको ये पता चले कि कोई व्यक्ति वोट डालना चाहता है बूथ के क्षेत्राधिकार में लेकिन उसको आने नहीं दिया गया है तो फिर रीपोल कराया जा सकता है। इस बार इसको पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से आजमाया जा रहा है। यदि बूथ के इलाके में कोई भी है और उसके को धमकाया जाता है, वोट नहीं डालने दिया जाता है, जैसे पहले सोसाइटीज़ में होता था कि सोसाइटी के गेट के बाहर गुंडे बैठ जाते थे और उन वोटर्स को बाहर नहीं जाने देते थे, यदि ऐसा कहीं भी हुआ तो वहाँ पर रीपोल होगा। सोर्स जैमिंग को पुलिस डिप्लॉय करके रोका जाएगा, यानी पुलिस केवल बूथ पर ही नहीं डिप्लॉय होगी। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इस प्रावधान का उपयोग करते हुए पुलिस जो है वो पूरे क्षेत्र में डिप्लॉय होगी। CAPF पूरे क्षेत्र में डिप्लॉय है। आप बताइए इस 6 पॉइंट इंस्ट्रक्शन के बाद ममता दीदी क्या करेंगी? दुखी नहीं होएंगी तो क्या करेंगी? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।